हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग नई फिजिक्स पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ओके, हमने क्या कर रखा है, टोटल फिजिक्स को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है। तो जो सबसे ओल्डेस्ट वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। ये जो फिजिक्स है न्यूटन के ज़माने की है, जब न्यूटन ने अपने लॉज दिए थे। न्यूटन कब आया था? लगभग 1600 के आसपास। तो ये जो फिजिक्स है इसको स्टडी किया था लोगों ने और इसके लॉज डेवलप किए थे 1600 के आसपास। उसके बाद की जो मिडल जो फिजिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में सबसे बड़े साइंटिस्ट हुए थे निकोला टेस्ला। टेस्ला के बहुत सारे, तुम लोगों ने जैसे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, तो निकोला टेस्ला ने उस टाइम पे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने लॉज दिए। थर्मोडायनामिक्स में कार्नोट बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ। उसके अलावा जिन्होंने एंट्रोपी के बारे में बताया, क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। ये उनका, इस फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं मिडल फिजिक्स। इसके बाद जो फिजिक्स आई इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जो कि 1900 के बाद शुरू हुई। 1900 के बाद सबसे बड़े साइंटिस्ट, एक का नाम तुम लोग सब जानते हो, आइंस्टाइन। दूसरे का नाम ऑलमोस्ट मैक्सवेल, जानते ही हैं, हर्ट्ज। तो ये सारे हमारे, मैरी क्यूरी, ये सारे के सारे हमारे जो हैं ये मॉडर्न फिजिक्स वाले साइंटिस्ट हैं। ओके, जो मॉडर्न फिजिक्स है इसमें हम लोग जो फिजिक्स स्टडी करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब कि हम एक एटम के बारे में बात करते रहेंगे इसमें पूरे, या लाइट को कभी देखा है? हाँ देखा है। पर लाइट वेव होती है क्या? वेव को देखा है? नहीं देखा। तो ये बहुत ही छोटी चीज हो गई जो हम लोग कभी देख ही नहीं पाते, तो हम उनके बारे में स्टडी करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। ओके, तो चलो मॉडर्न फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर शुरू करते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। हम लोग ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं, वेव ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं। रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने लाइट को रे के जैसे ट्रीट किया था, वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने लाइट को वेव के जैसे ट्रीट किया था। मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले न्यूटन आया, न्यूटन ने कहा लाइट हमारी पार्टिकल के जैसे होती है। ओके, पर उस टाइम पे लोग मान गए क्योंकि न्यूटन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, हाइगन ने कहा नहीं, लाइट वेव नेचर की होती है। पर लोगों ने उसकी बात को सुना नहीं क्योंकि वो छोटा साइंटिस्ट था, सीधी बात है। ठीक है, फिर हमारा YDA से यंग डबल स्लिट यंग साइंटिस्ट आया, यंग उसका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। उसने अपना YDA से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और बताया कि लाइट जो होती है वो वेव नेचर की होती है, और उसने सक्सेसफुली इंटरफेरेंस पैटर्न को क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब कर दिया। फिर उसके बाद उसी वेव नेचर की वजह से डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसे फिनोमिना को भी एक्सप्लेन किया गया। ओके, तो फिर लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि जो लाइट होती है वो वेव के जैसे होती है, उसका पार्टिकल का नेचर होता ही नहीं है। फिर उसके बाद हमारा पार्टिकल नेचर में जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, हर्ट्ज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसने पाया कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल के जैसे होती है। फिर कॉम्पटन ने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसको भी लगा कि जो लाइट होती है वो एक पार्टिकल के जैसे होती है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, फिर यहाँ पे झगड़े वाली बात हो गई। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वेव नेचर होता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पार्टिकल नेचर होता है। इनके बीच में कूद पड़े हमारे डी ब्रोगली साहब। डी ब्रोगली ने क्या कहा, उन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया। उनका हाइपोथेसिस क्या था? देयर इज अ वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल हैविंग लीनियर मोमेंटम। उन्होंने ये बोल दिया कि अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ वेव होगी ही होगी। कोई भी पार्टिकल हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी ही होगी। तो इससे ये बात डेवलप हुई कि जो लाइट होगी उसका ड्यूअल नेचर होगा, वो पार्टिकल भी होगी और पार्टिकल के साथ साथ वो वेव के जैसे भी चलेगी। तो ये था पूरा का पूरा हमारा हिस्ट्री इस चैप्टर का, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, किस तरीके से लोगों ने लाइट को समझा। ओके, अब इसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर में आगे हम अपनी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक्सपेरिमेंट और वो सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। चलो, सबको मेरे ख्याल से एक बात पता है, जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। अच्छा, जे थॉमसन के से पहले क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कोई एक साइंटिस्ट था जिसने इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट सेट किया। ये एक्सपेरिमेंट क्या है, उसने एक बड़ा सा हॉलो ट्यूब लिया, उसके अंदर उसने 2 प्लेट्स रख दी
और उन दोनों प्लेट को उसने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ओके, इस तरीके से। तो इधर ये जो प्लेट थी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट थी बैटरी के, तो ये हो गई हमारे लिए कैथोड, ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड थी, तो ये हो गई हमारे लिए एनोड। और उसने उस ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया? वैक्यूम क्रिएट कर दिया। जब उसने यहाँ का पोटेंशियल बढ़ाया तो उसको लगा कि इस ट्यूब के अंदर, उसने देखा और ऑब्जर्व किया, इसके ट्यूब के अंदर एक रे बन रही है और ऐसे एक लाइट आ रही है बहुत ही शार्प से। ओके, तब उसको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या है। ओके, पर उस लाइट का उसने नाम दे दिया कि इस लाइट को हम लोग बोलते हैं कैथोड रे। क्या बोलते हैं? कैथोड रे। इसके बाद हमारे जे थॉमसन आए। कौन आए? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या करा, इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मॉडिफाई किया। किस तरीके से मॉडिफाई किया, मैं इस चीज को मिटा देता हूं थोड़ा सा। ओके, उन्होंने किस तरीके से मॉडिफाई किया, उन्होंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। मतलब इस यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये जो बना रहे हैं ये है हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए क्या काम करना, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देना। बैटरी कनेक्ट कर दोगे दो प्लेट्स के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ओके, तो जैसे ही उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये जो हमारी जो रे आ रही थी, ये रे अपने पाथ से डेविएट हो गई, ये अपने पाथ से थोड़ी भटक गई। अब किधर भटकी, उसके लिए जब उसने इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इस रे का जो पाथ हुआ वो ऊपर की तरफ हुआ। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये भटकी। अब उसको कूलम्ब फोर्सेस के बारे में बहुत ही अच्छे से पता था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो उसका नेचर नेगेटिव होगा। तो उसने एक बात बोली कि ये जो हमारी कैथोड रे है ये नेगेटिव चार्ज से बनी हुई है। कैथोड रे किससे बनी हुई है? नेगेटिव चार्ज से। सो कैथोड रे कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज कितना होता है उसके लिए भी उसने एक्सपेरिमेंट किया, चार्ज और उसका मास निकालने के लिए। इसने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और पता किया कि जो ये कैथोड रे है ये कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। फिर उसने एक और काम किया था, ये जो कैथोड और एनोड की जो प्लेट्स थी इनको चेंज किया कि हो सकता है किसी मटेरियल के लिए मिल रही हो, किसी दूसरे मटेरियल के लिए नहीं मिल रही हो। तो उसने कैथोड और एनोड को चेंज किया, वापस से रखा, फिर देखा तो उसने पाया कि हाँ अभी भी सेम लाइट, अभी भी सेम कैथोड रे निकल रही है और वही डेविएशन है। जितना डेविएशन पहले था उतना ही डेविएशन है। मतलब कि ये कोई चीज है जो कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। कैथोड रे किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी? मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। कैथोड रे कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, अब ये उसके ऑब्जर्वेशन थे। अब इसके बाद उसने कोशिश करी कि ये चीज क्या है, उसको उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसने इस कैथोड रे में जो पार्टिकल्स है उनको क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन्स। अब उसने चाहा कि मैं इलेक्ट्रॉन का मास और इनके चार्ज क्या है उसका रेशियो फाइंड करूं। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से मॉडिफाई किया। तो ये रहा हमारा जे थॉमसन का मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंट। ओके, मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या करा, हमारा जो ट्यूब लिया वो ट्यूब कुछ इस शेप का लिया, उसने यहाँ पे कैथोड रखा, यहाँ पे एनोड रखा। कैथोड और एनोड के आगे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ताकि जो कैथोड रे वो डेविएट हो। और उसको पता चला था डेविएशन की वजह से जो कैथोड रे होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है और उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या नाम दिया गया था? इलेक्ट्रॉन्स दिया गया था। ओके, और उसने जैसे ही मटेरियल चेंज किया था तो इस रे में कुछ चीज चेंज नहीं हुई थी। तो वो पार्टिकल्स हमारे कैसे होंगे? फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे जो कि नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब उसने मॉडिफाइड में क्या करा, उसने जो मैग्नेटिक फील्ड और लगा दी। उसने क्या करा, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड और कैथोड रे के परपेंडिकुलर। कैथोड रे और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसने एक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। अब वो फाइंड करना चाहता था कि जो पार्टिकल्स है उनका मास और चार्ज का रेशियो क्या होगा। फाइंडिंग रेशियो ऑफ मास एंड चार्ज।
ओके तो जो कैथोड रे है, लेट से उसमें कोई एक पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है और मास कितना है उसका m, उसका मास है m। चलो तो सबसे पहले एक बात बोल सकते हैं, पार्टिकल यहां से लगा के यहां तक तो एक्सेलरेट होगा, इसके बाद उसके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया v, और हम बोल सकते हैं यहां से यहां तक जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ होगा उतना ही उसको काइनेटिक एनर्जी मिला होगा। तो सबसे पहली इक्वेशन हम लोगों ने लिखी, हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल्स टू q इंटू पोटेंशियल v इंटू डी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, q इंटू वी के इक्वल। पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं चार्ज इंटू पोटेंशियल, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब उसने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई थी। अब उसने क्या करा, इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे सेट किया कि जो हमारी कैथोड रे है वो बिल्कुल अनडेविएटेड जाए। कैथोड रे कैसे जाए, अनडेविएटेड, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। अगर तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर की ओर डेविएट होगी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है उसके ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक और नीचे की तरफ लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, तो ये दोनों जब इक्वल होंगे तो ये पार्टिकल बिल्कुल अनडेविएट जाएगा। व्हेन कैथोड रे गोस अनडेविएटेड, हम बोल सकते हैं F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू F मैग्नेटिक। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। कितना होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई बड़ी बात नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, QVB sin थीटा, पर यहाँ पे तो सारी चीजें परपेंडिकुलर है तो sin थीटा 1 परपेंडिकुलर है तो कितना आ जाएगा, Q इंटू V इंटू B। यहाँ से Q से Q कैंसिल हुआ और हम लोगों ने लिखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होनी चाहिए हमारी, V इंटू बी के इक्वल। V क्या है हमारे लिए, वेलोसिटी। ओके तो उसने यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करी, वेलोसिटी कितनी मिली उसको, E बाय बी के इक्वल। अगर एक पार्टिकल अनडेविएटेड जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, E बाय बी, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अनडेविएटेड। इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलो तो ये बात पता चली, इस v को उठा के उसने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। करो तो जल्दी से, इसको नाम दे देते हम लोग इक्वेशन 2, 1 और 2 से दे। सो हाफ m v स्क्वायर, v की जगह पुट कर दिया E बाई बी का होल स्क्वायर। सो E बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q इंटू V। ये V हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वाला V, तो ये तो V का V ही रहेगा। यहाँ से उसने Q बाय M का रेशियो निकाला, कितना आएगा, इस M को इधर डिवाइड कर दूँ, V को उधर डिवाइड कर देते हैं। सो हाफ E स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इंटू V, ये आया हमारे पास Q बाय M का रेशियो। इस तरीके से उसने चार्ज और मास का रेशियो फाइंड किया। ये उसका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था, किसका, जे थॉमसन का। ओके जल्दी से इस चीज को नोट कर लो, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बेसिकली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हुआ था। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था, हमारे पास एक चेंबर था। ओके इस चेंबर के अंदर एक मीडियम फील्ड था। इस चेंबर के अंदर क्या था, एक कोई भी मीडियम था। उस मीडियम का अपने को डेंसिटी पता था, इस मीडियम का डेंसिटी पता था, प्लस इसकी विस्कोसिटी पता थी। ये दोनों चीजें अपने को इसकी पता थी, और जो भी इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स चीजें थी वो सब की सब पता थी अपने को। ओके अब हमने क्या करा, बाहर से यहाँ पे छोटा सा छेद था, उस छेद में से हम लोगों ने इसके अंदर कुछ ऑयल की ड्रॉप स्प्रे करी। अब तुम यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये तुम्हें ऐसा दिख रहा है, पर हम लोग जनरली ये छेद यहाँ पे कहीं पे होता है।
ओके, पर ये जैसा एनसीईआरटी में बनाया गया मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ। तो ये छेद यहाँ पे कहीं पे था, तो हम यहाँ से कुछ ऑयल को स्प्रे करते हैं। स्प्रेयर लिया हम लोगों ने, इसे दबाया, अंदर की तरफ बहुत सारी बूंदे हो गई। ओके चल, तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारी इसके अंदर छोटी छोटी ऑयल की बूंदे आ गई। ऑयल की बूंदे कैसे, हम लोगों ने ऑयल को स्प्रे किया। अब क्या होगा, ये बूंदे ग्रेविटी में नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगी। ये बात सबको ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे नीचे जाएगी तो इनकी खुद की एक टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो जाएगी। फ्लूइड मैकेनिक्स से याद करो, टर्मिनल वेलोसिटी पे इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो हम एक ड्रॉप ले रहे हैं जो ऑलरेडी टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर चुकी है। सो ये जो ड्रॉप है, इट रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, अब ये जो ड्रॉप है और जो ऑयल था, ऑयल की भी सारी प्रॉपर्टीज अपने को पता है, जैसे कि उसकी डेंसिटी। सो डेंसिटी ऑफ ऑयल जो है, डेंसिटी ऑफ ऑयल हम लोगों ने ले ली सिग्मा। कितनी ले ली? सिग्मा। तो इस ड्रॉप के ऊपर बता टोटल फोर्स कितना लगेगा। सबसे पहले इस ड्रॉप के ऊपर हम टोटल फोर्स लिखते हैं। नीचे की तरफ लग रहा होगा इसका mg, बात ठीक है। ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक तो लग रहा होगा बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स कितना होता है? Fb, विच इज इक्वल्स टू रो टाइम्स ऑफ, रो किसका? मीडियम का, V इंटू जी, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी। सो रो इंटू V इंटू जी। जब ये पूरी की पूरी ड्रॉप हमारी मीडियम के अंदर, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप के इक्वल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस एक और फोर्स लग रहा होगा, नीचे जा रही है तो एक और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? विस्कोसिटी की वजह से, विस्कस फोर्स। एक स्फीयर जब नीचे गिरता है तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स कितना लगता है? मेरे ख्याल से याद होगा 6 पाई ईटा आर वी। और आर क्या होता है? इसका रेडियस। वी क्या होती है? इसकी टर्मिनल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी वी। अच्छा, रो और वी में कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए वी को हम लोग वॉल्यूम को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है ये बात? अगर अपने को ड्रॉप का रेडियस पता है तो हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। कितना होगा? सो वी ऑफ ड्रॉप इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यू। जब एक टर्मिनल वेलोसिटी पे रीच कर गई तो क्या ऊपर लगने वाला फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे लगने वाला फोर्स हो जाएगा? जल्दी से कर दे ये काम। सो m इंटू जी। अपने को इस ड्रॉप का मास नहीं पता, पर इसका डेंसिटी पता है, कितना है? सिग्मा। मास लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लिख दे तो जल्दी से। सर ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा? डेंसिटी विच इज सिग्मा, वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यू। इट इज इक्वल्स टू ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स देख, रो v क्या है हमारे पास? v क्या है? वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई आर क्यू, प्लस लगने वाला हमारा कौन सा? ड्रैग फोर्स, और जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स, 6 पाई ईटा आर वी, ईटा आर वी। अच्छा, ये इक्वेशन देख, इसमें कौन सा चीज तुझको नहीं पता है? वीटी हम लोग, अच्छा ये टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? अपने को इधर बगल में एक नंबरिंग दी गई है। ओके, तो यहाँ पे 1 होगा, मतलब कहीं पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो जैसे टर्मिनल वेलोसिटी रीच करेगी उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है। मान लें कि 3 से 4 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, टाइम लगा 2 सेकंड, तो बता वेलोसिटी कितनी हुई? 1 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेकंड। ओके, तो इस तरीके से हम इसकी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। वी अपने को पता चल गई, तो हम यहाँ से हमारे पास सिर्फ जो अननोन है वो है आर। तो हम इस इक्वेशन से आर फाइंड कर सकते हैं। क्या चीज फाइंड कर सकते हैं? आर फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज अवर इक्वेशन 1। इससे हम लोग रेडियस मिल जाएगा अपने को किसका? बबल का, और सॉरी नॉट बबल का, ड्रॉप का। इसके आगे क्या करा गया? इसके आगे यहाँ पे उसने एक बैटरी और कनेक्ट करी गई है, ध्यान से देखो। तो इस बैटरी की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ। इनिशियली इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड उसने लगाया ही नहीं था, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हमारी कुछ ये इक्वेशन निकली। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन हुई, हम लोगों ने रेडियस मिल गई अपने को ड्रॉप की। इसके बाद उसने क्या करा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी विच इज ई, और फिर ये जो ड्रॉप होगी ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर गई। ओके, और जब तक मूव करी जब तक ये टर्मिनल वेलोसिटी रीच नहीं कर गई।
ओके, अब मैं आगे लिखता हूं, इधर की तरफ ये दोनों चीजें मिटा रहा हूं थोड़ी सी। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ड्रॉप starts moving in upward direction after reaching terminal velocity. After reaching terminal velocity. अब बता इस ड्रॉप के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और किस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। ये हमारी ड्रॉप ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इसके ऊपर कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, Q इंटू ई के इक्वल, बिल्कुल। सो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा Q इंटू ई के इक्वल। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा ऊपर, बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स हम लोग निकाले रो वी जी के इक्वल, ऊपर की तरफ लगा दो। सो ऊपर की तरफ लग रहा है हमारा एक और रो वी इंटू जी वाला फोर्स। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा था, mg। तो mg हम लोगों ने अभी नीचे की तरफ लगा दिया। एक चीज मुझे बता दे कि मेरा ड्रैग फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा। ड्रैग फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। तो जब ड्रॉप नीचे आ रही थी तो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है, मोशन के अपोजिट, बस वही वाली बात है। तो यहाँ पे जो ड्रैग फोर्स होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा, 6 पाई ईटा आर वी के। क्लियर है। तो वापस से टर्मिनल वेलोसिटी रीच होने पे लेट से यहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो v1 है। कितनी है, v1। तो v1 हम फिर से फाइंड कर सकते हैं, नंबरिंग दिया गया है, डिस्टेंस मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, वो हम लोग नोट कर सकते हैं घड़ी से। ओके, तो फिर से इन दोनों इक्वेशन को उसने इक्वेट कर दिया। क्या लिखा, q इंटू ई प्लस का रो v इंटू जी इज इक्वल्स टू mg प्लस 6 पाई ईटा आर वी। क्लियर है यहां तक। अच्छा, हम लोग R फाइंड कर चुके हैं इस इक्वेशन से, तो अपने को वॉल्यूम मिल चुका, ओके, ड्रॉप का। mg अपने को मास ऑलरेडी पता है, v1 मिल गया, तो अपने पास कौन सी चीज नहीं पता, अपने को सिर्फ और सिर्फ q नहीं पता। तो ये जो ड्रॉप होगी इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा वो अपने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड चार्ज। इस इक्वेशन से फाइंड रेडियस ऑफ ड्रॉप। क्लियर है। अच्छा, ये जो Q आएगा ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन की इक्वल ही हो, ये जो चार्ज आएगा कितना आना चाहिए, प्लस माइनस एन ई के इक्वल। ये बात हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जानते हैं, किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज या तो प्लस ही आएगा या माइनस ही आएगा, -2 ही आएगा, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ऐसा काम हम एक से ज्यादा ड्रॉप के लिए करेंगे, एक ड्रॉप के लिए नहीं करेंगे, एक से ज्यादा ड्रॉप के लिए ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। ओके, तो उस हिसाब से अपने को डिफरेंट ड्रॉप के लिए Q मिल जाएगा। ओके, N का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट, Q मिल जाएगा तो हम लोग डिफरेंट फिर E के ऊपर भी हम लोग बात और E भी फाइंड कर सकते हैं। अगर Q मिल गया तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा हमेशा। चलो यहां तक ये पूरा का पूरा चीज उतार लो। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में। मैंने डेफिनेशन लिख दिया, जल्दी से पढ़ लो। जब हम इलेक्ट्रॉन को मेटेलिक सरफेस से बाहर लेके आ जाते हैं तो वैसे फिनोमिनास को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इमिशन बिल्कुल सिमिलर है अपने दोस्त से पार्टी लेने के। कैसे, अगर मुझे अपने दोस्त से पार्टी लेनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसे निकालने हैं उसके, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी चाहे झूठी हो। उसको सबसे पहले अपने को थोड़ा एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा या फिर उसको उकसाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे ही वो चने के झाड़ पे चढ़ गया फिर वो आसानी से पार्टी दे देगा। ओके, तो अपने को उसको मिनिमम चने के झाड़ पे चढ़ाना है, तो मतलब अपने को उसको कम से कम इतनी बातें बोलनी है। तो वो जो कम से कम जो बात है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या है, मिनिमम एनर्जी अपने को उस प्लेट को देना है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। वर्क फंक्शन सबसे पहली काम की बात।
वर्क फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ये क्या है, मिनिमम बातें जो मुझे अपने दोस्त को बोलनी है ताकि वो पार्टी देने के लिए राजी हो जाए। यहाँ पे वो क्या होगा, मिनिमम एनर्जी मस्ट बी गिवन टू मेटेलिक प्लेट such that it emit electrons। अच्छा, अगर ज्यादा बातें बोल देंगे तो वो पार्टी दे देगा, तो यहाँ पे भी सेम है, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो वैसे ही पार्टी दे देगा। अच्छा, हम दोस्त को अलग अलग चीजों से उकसा सकते हैं। एक तो हो गया हम उसके मार्क्स की तारीफ कर दें, दूसरा गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बोल दें। इस तरीके से वो अलग अलग चीज़ों पे मतलब हम उसको उकसा सकते हैं और चने के झाड़ पे चढ़ा सकते हैं। इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन को भी हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन में क्या होता है, हम एक मेटेलिक सरफेस को गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो उसको एनर्जी बेसिकली मिलेगी। In this process, we give heat energy to the metallic surface। ओके, ये तो हो गया हमारा थर्मियोनिक इमिशन। दूसरा, ये तो हो गया समझ ले गर्लफ्रेंड वाली बात से एक्साइटेड। दूसरा, मार्क्स की तारीफ। मार्क्स की तारीफ तो जिसको हम लोग 2 नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग फील्ड इमिशन। क्या बोलते हैं, फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन क्या है, जब हम मेटेलिक प्लेट को ऐसे रख दिया हमने, मेटेलिक प्लेट के ये अपने इलेक्ट्रॉन्स, हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, वापस यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, Q इंटू वी, अच्छे तरीके से जानते हो। ओके, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं। या दूसरे तरीके से सोचे तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लग रहा होगा, तो ये मेटेलिक प्लेट से बाहर खींचे चले आएंगे। उस वैसे इमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड इमिशन। व्हेन, और हम बोल सकते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, या दोनों भी हो सकते हैं, या फिर कोई तीसरा फील्ड अगर हम लोग जानते हैं तो वो भी हो सकता है, ग्रेविटेशन फील्ड। पर ग्रेविटेशन फील्ड बहुत ही ज़्यादा उसका फोर्स बहुत ही लो होता है। तुमको पता है जी का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻ आई थिंक सो 11 के ऑर्डर का, बहुत ही स्मॉल। तो उससे तो कभी होगा नहीं फील्ड इमिशन। इमिशन के लिए अपने को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पड़ेंगे। जल्दी से इतनी चीज़ों को नोट कर लो, फिर हम लोग 2 एक टाइप के और है उनको देखते हैं। तो हमारे जो तीसरे टाइप का जो इमिशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है, जब हमारे पास एक मेटेलिक सरफेस है उसके ऊपर हम लोग फोटॉन्स डालते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं और मेटेलिक सरफेस से बाहर आ जाते हैं। वैसे इमिशन को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। व्हेन metallic surface is exposed to इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं लाइट नहीं लिख रहा हूं, उसको लिख रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि दूसरा भी हो सकता है। लाइट मतलब विजिबल लाइट, विजिबल के अलावा यूवी हो सकता है, चाहे वो इंफ्रारेड हो सकता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हेन मेटेलिक सरफेस इज एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रॉन्स emitted in this process
is called photoelectric emission, is called photoelectric emission, PE समझ जाना, ओके। अच्छा, एक और काम की बात, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन को हम लोग कोल्ड कैथोड रे इमिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड कैथोड इमिशन, ओके। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड कैथोड इमिशन। अच्छा, एक और हमारे टाइप का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन, सेकेंडरी इमिशन। अच्छा, अब ये सेकेंडरी इमिशन क्या है? अभी हमने बात करी थी, हमारा एक दोस्त जिसको हम लोग चढ़ने के झाड़ पे चढ़ा चुके हैं और पार्टी देने के लिए तैयार हो गया। अब वो जो चढ़ने के झाड़ वाला जो दोस्त है वो दूसरे दोस्त को एक्साइटेड कर दे। कैसे? उसको बोल दे चल तू भी दे दे मेरे साथ साथ पार्टी। तो एक इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, हमने क्या करा, एक दोस्त को एक्साइट किया, उसने दूसरे दोस्त को भी एक्साइट कर दिया। ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन में क्या होगा, हमने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया और उस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इमिट किया, और उस इमिटेड इलेक्ट्रॉन को हमने मेटेलिक सरफेस के ऊपर वापस डाला तो उसने दूसरा इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया। तो वैसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हेन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन ने लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बॉम्बार्डेड ऑन मेटेलिक सरफेस। Electrons come out of metallic surface are called, क्या कहेंगे उनको? सेकेंडरी इमिशन। जल्दी से ये सारी चीजें नोट कर लो और आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। सिर्फ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बात करेंगे, उससे पहले क्या क्या है उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे पहले आता है हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, लिनार्ड एक्सपेरिमेंट, उनके ऑब्जर्वेशंस, इन सारी चीजों के ऊपर। जल्दी से इन चीजों को नोट कर लो। थैंक यू वेरी मच।